आज का ये पॉडकास्ट काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम शूट कर रहे हैं इसको वुमेंस डे पर। और हमारे साथ एक बहुत ही टैलेंटेड होम मेकर हैं जिन्होंने सिर्फ अपनी जो जर्नी है वो होम मेकर तक सीमित नहीं रखी और वो उससे कई आगे गई हैं और एक बहुत ही अच्छा वो इंस्पिरेशन है। Only do what your heart tells you. The most alluring thing a woman can have is confidence. जिस देवी के आगे थर थर कांपे सभी असुर, वो असुर संघारी है तुम, नारी है तुम। शाश्वत दंडवत नमन करती हूँ, शाश्वत दंडवत नमन करती हूँ संपूर्ण मानव जाति को पूर्ण करने वाली है तुम, नारी है तुम, नारी है तुम। हौसलों में पंख लगा आसमां उड़ जाने की ख्वाहिश है, आंखों में देश भर छा जाने की उम्मीद है। Inspiring stories of humans. वेलकम टू द पॉडकास्ट मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस टॉक शो। नमस्ते आनंद जी, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। तो मैम थोड़ा सा अपने बारे में बताएं ताकि जो हमारी ऑडियंस आज आपको देख रही है, आज हमारे पॉडकास्ट पर पहली बार हम होम मेकर के साथ एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ अपने बारे में बताइए। जी, सबसे पहले तो ये है कि मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे भी ये मौका मुझे दिया है। मेरा नाम ललिता मालू है, मैं 54 इयर्स की हूँ और आई एम सिंपली ग्रेजुएट और मेरा आर्ट्स सब्जेक्ट रहा है ना। मेरी जो पढ़ाई हुई है वो एक बहुत छोटे से गांव से शुरू हुई। अच्छा, कहाँ से हुई? भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, Okay. राजस्थान में भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, उसके बिल्कुल। पास एक हमीरगढ़ गांव होता है, वहाँ से मैंने मेरी एजुकेशन कंप्लीट की है। ओके। तो मेरे को सीखने की लगन शुरू से थी। कोई भी चीज़ मुझे कोई सिखाता, उसके अंदर मुझे को कभी बीच में ये चीज़ नहीं आती थी कि ये छोटा आदमी सिखा रहा है या बड़ा आदमी सिखा रहा है, कि उसकी जो अच्छी चीज़ है वो मैं ग्रास्प करूं। क्या बात है। रियली। तो यहाँ आके भी हर चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी, क्योंकि खाना पीना, रहन सहन, बातचीत का तरीका सब कुछ मेरे लिए डिफरेंट था। राइट। लेकिन मुझे ये था कि मुझे इस परिवार के अकॉर्डिंग बनना है। तो कुछ टाइम सारी चीज़ें मैंने ऑब्जर्व करने में निकाली, चीज़ें सीखी, फिर इम्प्लीमेंट करी, क्योंकि आई वॉज ऑल्सो 21 ईयर्स ओल्ड ओनली एट दैट टाइम। मैं अभी 25 का हूँ, मतलब बहुत बहुत जल्दी बता रही आपने। जी। तो 21 में मेरे बड़ी वाली डॉटर हो गई, 23 में मेरी सेकेंड डॉटर हो गई। मतलब आमतौर पे जो आपकी जनरेशन की जो लेडीज़ है वो ज़्यादातर हाउसवाइफ और वो रहना पसंद करती है, वो चाहती है कि हम घर पे रहें, आराम से रहें। बट आपको इसमें क्या एक फायर आई कि आपने सोचा कि यार मैं भी उनको कंट्रीब्यूट करूं? देखिए, ऐसा है, मेरे हस्बैंड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो पहले जॉब में थे, है ना। तो हमारे घर में सभी लोग बहुत क्वालिफाइड, है ना। जैसे इनकी दोनों सिस्टर है मेरे हस्बैंड की, एक पीएचडी है, एक एमफिल है। मेरे जो फादर इन लॉ है वो सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में एज एचओडी इंग्लिश डिपार्टमेंट, है ना, वहाँ से रिटायर हुए हैं। और अगर अपन डिस्टेंट फैमिली की बात करें तो दोनों भाभी वगैरह सब बहुत अच्छे पढ़े लिखे, जॉब में। तो नेचुरली ऐसा समझिए कि जब इस घर में मैं आई तो सबसे कम पढ़ी हुई मैं ही थी। अच्छा। तो मेरे को थोड़ा सा कहीं लगता था कि मैं भी कुछ करूं, है ना। मेरे को एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लगता क्यों था आपको? लोगों को देख के लगता था या आपको अपने अंदर से आता था? नहीं, मेरे अंदर से आता था Okay. कि जिस फैमिली में मैं हूँ वहाँ पे इतने क्वालिफाइड लोग हैं, तो मैं भी कुछ करूँ, अच्छा करूँ, या आगे पढूं, बीएड करूँ, पीएचडी करूँ, कुछ करूँ, ऐसा आता था। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ जो है वो मैं आपको यहाँ मेंशन करना चाहूँगी, मेरे हस्बैंड ने मेरे को इस चीज़ में बहुत सपोर्ट किया। और उनका जो सेंटेंस था कि ये चीज़ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तुमको दूसरे इतनी चीज़ें सिखा दूंगा कि तुम अपने आप को बहुत ऊपर पाओगी। और सर ने एक्चुअली मेरे को ये फ्रीडम दी, मेरे हस्बैंड ने, कि मैं क्या चीज़ें सीख सकती हूँ। अब आप ये देखिए, 1990 में मेरी शादी हुई, 93 तक मेरे बच्चे हो गए,
जब उस समय गाड़ी आना भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट ही होता था। गाड़ी होती ये घर थी में लोगों के पास। होती नहीं थी, है ना, 2 व्हीलर होता था, हाँ। साइकिल होती थी। पर उस समय जब गाड़ी आई तो इन्होंने मेरे को परस्यू किया अच्छा। कि तुम गाड़ी सीख लो। जबकि लेडीज उस समय गाड़ी चलाती, मैं देख के भी लगता था कि अच्छा ये गाड़ी चला सकती है। अरे वाह। तो इन्होंने मेरे को गाड़ी सिखाई। तो हमारी कॉलोनी में लेडीज मेरे से पूछती थी कि भाभी आप इतनी अच्छी गाड़ी चला लेते हो, आपने कौन से मतलब इंस्टीट्यूट से सीखी है? तो मैंने कहा ये गाड़ी मेरे को मेरे हस्बैंड ने सिखाई। वाह क्या बात है। वाकई में तो ये सारा क्रेडिट मैं इनको देना चाहूँगी। और इसके अलावा जब आप ऑफिस वाली जो बात कर रहे हैं, तो हुआ यूँ कि घर में हम लोग इतनी बड़ी फैमिली थी, जॉइंट फैमिली, बच्चे बड़े, मम्मी का थोड़ा सा वो वाला फेज चल रहा था। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऑफिस जाऊंगी। और ऑफिस में जो जिस तरह का काम अपना होता था, वही लीगल वर्क सारा, सीए है तो पैसा, CA है, फाइनेंस, एवरीथिंग। एवरीथिंग। तो उसका मुझे आइडिया भी नहीं था। तो दादी जी की डेथ हुई मेरी 2004 में। उस समय सर ने मेरे को सडनली बोला, मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम चाहो तो अब ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो। अच्छा। तो ये तो एकदम मेरे लिए नई चीज़ थी। तो मैंने इनको यही पूछा, मैंने कहा ऑफिस में आ तो जाऊंगी लेकिन मैं करूंगी क्या ऑफिस आके? सही बात है। भाई कुछ मेरे वाला एक काम भी होना चाहिए। तो इन्होंने मेरे को एश्योरेंस दिया कि तुम आओ तो सही, कुछ न कुछ काम तुम्हारे लिए निकल जाएगा। मैंने ये समझिए अगस्त 2004 में ऑफिस ज्वाइन किया। ओके। फर्स्ट हाफ घर का सारा काम, लंच से फ्री होके फिर मैं ऑफिस जाती थी। टिफिन लेके सर के लिए? सर के लिए टिफिन नहीं, लंच हमारा घर पे साथ होता था। अच्छा ओके। फिर ऑफिस जाती थी 2 से 5, पहले मैंने 3 आवर्स रखा। अच्छा। और जो ऑफिस में अकाउंट्स वाले भैया थे, उनको मैंने डे 1 से यही रखा कि मैं ज़ीरो, है ना, न मुझे कंप्यूटर का आइडिया है न मुझे कुछ भी। तो जो भी सिखाना है आपको, है ना, वो आप मेरे को स्टार्टिंग से सिखाएंगे। तो मैंने स्टार्टिंग में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखा, एक्सेल सीखा, फिर उन्होंने मेरे को धीरे धीरे टैली सिखाई अकाउंट्स में। जैसे इसके अंदर भी अलग अलग वर्जन होते हैं ना, तो वो स्टेप बाय स्टेप मेरे को गाइड किया और बहुत अच्छे से सिखाया। तो मैं ऑफिस के अकाउंट्स जैसे देखना मैंने शुरू किया। इसके अलावा उस समय आप ये मान के चलिए कि शेयर्स का डीमेट वाला सिस्टम नहीं था। हाँ। है ना, सारे फिजिकल जैसे अभी है खरीदा बेचा वैसा, राइट, है ना। तो अभी तो डीमेट में पड़े हैं कि आपने किया और आपके उससे डायरेक्ट निकल जाएंगे। उस समय जो हम लोग शेयर एप्लीकेशन लगाते थे, अलॉटमेंट आता था, वो भर फिजिकल आते थे, शेयर्स भी फिजिकल आते थे, राइट, है ना। तो उनको जो शेयर्स थे उनको सबको डीमेट कराया। अच्छा। उसके लिए ROC, रजिस्ट्रार ऑफ ऑफिस, जयपुर में होता था। तो वो सारा काम मैंने वहाँ जाके किया। सो जैसा कि आपने बताया कि आप जयपुर गए थे, वहाँ पे जाके आपने वो डीमेट में इधर उधर किए, इतना सब तामझाम वामझाम किया आपने। तो ये वाली जो नॉलेज है ये आपको कहाँ से आई और किसने आपको हेल्प करी ये सब करने में? देखिए, शेयर मार्केट के लिए जो सबसे पहले मेरे को मोटिवेशन मिला या करने का जो रुझान हुआ, वो तो हस्बैंड के थ्रू ही हुआ। क्योंकि वो इतना बिजी रहते थे कि उनको टाइम नहीं था कि उस समय एप्लीकेशन लगाए। अब तो फिर ऑनलाइन लगने लग गई, लेकिन उस समय तो आपको सारा फिजिकल फॉर्म ही भरने पड़ते हैं, है ना। तो न्यूज़पेपर वगैरह में भी इसकी डिटेल्स आती थी, अच्छे इश्यूज जो आ रहे हैं, और वो लंबे भी चलते थे थोड़े से, हफ्ता भर का टाइम हमको मिल जाता था। तो सबसे पहले हम लोगों ने डीमेट अकाउंट वगैरह भी खुलाए। अच्छा। उसके लिए और फॉर्म भरते थे। फिर क्या है कि आपके पास शेयर्स आए अलॉट होके, है ना, वापस मार्केट में जब सेल करते थे तो उसमें जो प्रॉफिट वगैरह मिलता था, तो जब प्रॉफिट मिला तो नेचुरली आपका और आगे से मोटिवेशन बढ़ा रहा है, मोटिवेशन। बिल्कुल। तो ऐसे उस समय IPO आते भी थे काफी। अगर मैं बात करूं, जैसे कि आपने IPO की बात करी, तो उस टाइम पर इतना मोबाइल और ये नहीं होता था, तो क्या रिसर्च वर्क आपका क्या रहता था? उसके अंदर CNBC टीवी न्यूज़ जो चलती थी, उसके ऊपर भी कई बार टिप्स एक्सपर्ट से मिल जाती थी कि किस में लगाना चाहिए, कौन सा IPO अच्छा है। तो उसके अकॉर्डिंग भी चलते थे। अदरवाइज पेपर में इसका ऐड आता था जैसे, तो उसके थ्रू ही हम जाते थे और मोस्टली कुछ अच्छा रिटर्न मिल जाता था। बिल्कुल। तो उससे मोटिवेट होके मैं इस मार्केट में हमने एंट्री करी और टचवुड बहुत अच्छा उस समय भी हमने अर्न किया था। क्या बात है। बिल्कुल। तो पैसा तो मोटिवेशनल फैक्टर होता ही है। जैसे ही ग्रीन होता है ग्राफ, एकदम मोटिवेशन है। बिल्कुल। उसके बाद तो ये हुआ था कि जो शेयर्स इवन मेरे रिलेटिव है ना, उनके भी रखे हुए थे। अच्छा। तो उनको भी मैंने ROC से करवा के डीमेट करवाए। ओह वाओ।
तो वो कह रहे थे ना, जैसे कि वो कहते हैं कि बिल्कुल हमारे तो कचरा हो चुका था, उन शेयर के आज के 20 साल पहले मैंने 4.5 लाख रुपए उनके खड़े किए। वाह। बिल्कुल। तो आज भी वो क्रेडिट देते हैं उस चीज़ का मुझे, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने कोई नई चीज़ सीखी और उसको इम्प्लीमेंट किया। एक्चुअली क्या मज़ा तब आता है कि जब किसी काम से आपने कुछ लर्न किया। सही बात है। ऐसा नहीं कि अपने को सिर्फ क्रेडिट ही चाहिए, पर चीज़ आपने सीखी उसका एक मज़ा अलग होता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बिफोर वेस्टर्नाइजेशन अभी जो कल्चर काफ़ी बदल गया है। ऐसा बोला जाता था कि जो आदमी और जो औरत हैं वो दोनों रथ के एक पहिए के जैसे हैं, अगर दोनों आगे पीछे हुए या इनबैलेंस हुआ तो रथ गिर जाएगा या वो हो जाएगा। बट आजकल हम ये चीज़ देख रहे हैं कि जो जनरेशन है आज की जेन ज़ी वाली जो है, वो उसमें बहुत ज़्यादा ईगो है, सुपीरियरनेस है और वो सब चीज़ें हैं। ज़्यादा चीज़ें ऑन कैमरा बोलूँगा तो अभी कंट्रोवर्सी हो जाएगी। आपकी मुस्कान से मैं समझ गया हूँ कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आपका क्या ओपिनियन है इस वाली जनरेशन पर? बिल्कुल आनंद जी, आप सही कह रहे हैं। ऐसा है कि इसके अंदर अगर मैं बात करूँ कि आज की जनरेशन में क्या है कि लड़की भी क्वालिफाइड है, लड़का भी क्वालिफाइड है ना, और सब अच्छे डिग्री होल्डर्स होते हैं। तो नेचुरली ये एक बहुत अच्छी बात है कि सब बच्चियां पढ़ के और अच्छे लेवल पे काम कर रही है, सब कर रही है, तो ये तो पॉजिटिव बात हुई। लेकिन इसके साथ में एक जो इसका डिसएडवांटेज जुड़ा है ना, जो कि अपन सब लोग देख रहे हैं कि दोनों जॉब कर रहे हैं, बिल्कुल, है ना, उनको घर भी देखना है, जॉब भी करना है, सारी चीज़ें, लेकिन कहीं ना कहीं उनके कोऑर्डिनेशन में या तालमेल बिठाने में थोड़ा सा इशू तो है। और वो ये भी हो गया है कि इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर मैं मानती हूँ कि पढ़ाई तो करी आपने, लेकिन कहीं ना कहीं ईगो बीच में है ना, कि भाई आप अपने आप को इतना सुपीरियर मत समझो, है ना। कुछ काम ऐसे हैं, आज घर का काम है तो केवल आप ये नहीं कह सकते हो कि घर का काम है तो लेडी ही करेगी या हस्बैंड केवल बाहर का ही करेगा, है ना। जब आप दोनों जने जॉब कर रहे हो तो दोनों को एक दूसरे की हेल्प करनी पड़ेगी। आज घर में लेडी को ज़रूरत है तो हस्बैंड हेल्प करेगा, आज बच्चों का देखना है, दोनों मिलके देखेंगे, है ना। अगर थोड़ा सा मतलब ये कहिए आपकी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अगर होगी, एक दूसरे की भावनाओं को समझ के अगर आप काम करेंगे तो मेरे ख्याल से कन्फ्लिक्ट कभी नहीं आएगा। और अगर आप यही चीज़, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन आप बड़ी हो रही है, है ना, तो अगर पेरेंट्स का बिहेवियर किस तरह का है बच्चे भी तो सीखेंगे ना, है ना। तो उन पे भी गलत इम्पैक्ट नहीं जाए, उनको अच्छे संस्कार वहीं से मिल रहे हैं कि आज मेरे पापा मम्मी की बॉन्डिंग कैसी है, तो ये ध्यान थोड़ा सा रखे, मैच्योर थिंकिंग से अगर सोचें जिसमें कि दोनों का रोल प्ले होता है ना, इतना ध्यान अगर वो रखेंगे तो मेरे ख्याल से ये चीज़ नहीं आएगी। अदरवाइज़ थोड़ा पेशेंस दोनों को रखना होता है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा वापस इंटरप्ट करूँगा। जैसे कि आपकी जनरेशन की अगर हम बात करें तो अभी भी हम देख रहे हैं कि जो जॉइंट फैमिलीज़ है वो कंटिन्यूशन में है। लेकिन अगर मैं मेरी जनरेशन की बात करूँ या जो मेरे आगे वाली जनरेशन है उसमें वो चीज़ कम देखने को मिलती है, या मतलब कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहता है। तो इस पर आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या इस पर राय देना चाहेंगे? इसके अंदर में ब्रॉडली तो यही है कि जब आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो तो आपको सबके साथ जेल होना पड़ता है ना, हर एक की रिक्वायरमेंट समझनी होती है। अगर वो रिक्वायरमेंट समझ के आप काम कर रहे हैं तो आप सबके साथ में देखिए कि जो एंजॉय कर पाते हो, है ना। लेकिन उसमें यही है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो आपको आप कुछ देंगे लेकिन उसके बदले में पाएंगे ज़्यादा। तो आज नेक्स्ट जनरेशन जो तैयार हो रही है ना, तो आइसोलेटेड फैमिली के बच्चों में और जॉइंट फैमिली के बच्चों में आप डिफरेंस देखिए, तो ये डिफरेंस बहुत बड़ा है। तो मैं इसके लिए एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, हैव पेशेंस, है ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखो। किसी की नीड है फैमिली में तो उसको आप पूरा करो। अपन चाहते हैं एक्चुअली कि सामने वाला मेरे अकॉर्डिंग काम करे, होता यही है ना। लेकिन आप अगर इस चीज़ को जस्ट रिवर्स कर दीजिए कि मैं सामने वाले के अकॉर्डिंग काम कर लूँ, कि ये क्या चाह रहा है ऐसा मैं कर लूँ, कन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, सामने वाला भी बहुत खुश रहेगा कि इसने मेरी इच्छा का ध्यान रखा, है ना। और डेफिनेटली अगर आप इतना करेंगे ना तो वो कोऑपरेट करेंगे आपके साथ।
तो सबका कोऑपरेशन कब मिलेगा? जब आप कुछ करोगे उनके लिए। आपके एग्जाम्पल से चालू करते हैं, चलो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो फैमिली का भी फुल सपोर्ट मिला है और मेरे हस्बैंड का भी फुल सपोर्ट मिला है। Okay. जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, आप बिलीव नहीं करेंगे कि रात को मैं सिर्फ उनको, जब बहुत छोटे थे तब भी अगर उनको ज़रूरत पड़ी तो उनके पापा ही जगे हैं, क्योंकि उनका कहना ये था कि तुमको वापस दिन भर घर देखना है ना। तो मैं कहती थी आपको भी तो ऑफिस जाना है, सर हस्बैंड जॉब में थे, लेकिन वो कहते थे कि नहीं फिर भी मेरा तो सब हो जाएगा, तुमको रेस्ट नहीं मिलेगा। तो मेरे को आज भी वो चीज़ें याद है कि मतलब कितना, देखिए क्या है, हस्बैंड ने आपको कोऑपरेट किया तो नेचुरली मेरी भी तो फीलिंग्स आई ना कि आज इन्होंने मेरे लिए एक चीज़ करी, मैं इनके लिए क्या बेटर कर सकती हूँ। तो इसी तरह से कड़ियाँ जुड़ती है कि आप कुछ करो, सामने वाला आपको सपोर्ट करेगा। मेरे हस्बैंड तो बहुत कोऑपरेटिव है, मतलब ये देखिए कि जितने अचीवमेंट्स है मेरे, है ना, वो तो मैं आपको काउंट करवा भी नहीं सकती कि मैं क्या थी और आज मैं क्या हूँ। तो इसके अंदर सबसे बड़े जो रोल मॉडल, जैसे मैंने फादर इन लॉ का बताया ही था, मेरे हस्बैंड का है। और एक जो नाम मैं इसके अंदर लेना चाहूँगी, दुर्भाग्यवश वो अभी हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनसे मैंने बहुत चीज़ें सीखी है। वो है मेरी जो बड़ी वाली सिस्टर इन लॉ है, उनके हस्बैंड श्रीमान रमेश जी देवपुरा साहब। उन्होंने मुझे बहुत सिखाया। वो अपने ऑफिस में ही थे, तो हम लोग जब भी टी टाइम पे साथ होते तो कुछ न कुछ अच्छी चीज़, उनको रीडिंग का बहुत शौक़ था, कुछ पढ़ते और बताते थे। कई बार उन्होंने हमको बोला, मोटिवेट किया कि तुम कुछ लिखो, कुछ पढ़ो, कुछ अच्छा कर सकते हो। लेकिन वही होता था ना, चीज़ें थोड़ा सा लाइटली भी ले लेते हैं कि वाह ठीक है। फिर उनको मैं एक ही चीज़ कहती थी कि इतना आपने पढ़ा और इतना समराइज करके आपने जो बताया, ये तो हम क्रक्स में निकाल ही नहीं सकते उसके अंदर से। तो बिल्कुल जो सार होता था, तो यही चीज़ सेम पापा हमको देते, कुछ अच्छा पढ़ के उसका जो निचोड़ क्या है, बेसिक चीज़ क्या है। तो बस मैंने कहा पापा जो आप बता रहे हो तो हम कितनी बार इन बुक्स को पढ़ ले, हम नहीं निकाल पाएंगे उसके अंदर से। तो ये चीज़ उनसे मिली मुझे। और दूसरी चीज़, हस्बैंड का जो सपोर्ट रहा है, रिमार्केबल। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि इतना सपोर्टिव हस्बैंड होना, आई एम वेरी लकी। क्या बात है, रियली मतलब मेरे को कोई बैरियर आया ही नहीं उनकी तरफ से कि तुमको ये चीज़ करनी या नहीं करनी। कोई चीज़ मैंने कही कि ये करना, ही इज़ ऑलवेज रेडी। अरे वाह, बिल्कुल कि कर लो। तो इसीलिए चाहे वो चीज़ सीखने से रिलेटेड हो, घर में कुछ करने से रिलेटेड हो, या किसी को बुलाने से रिलेटेड हो, या मेरा कहीं जाने से रिलेटेड हो, सारी चीज़ के अंदर उन्होंने मेरे को इतनी फ्रीडम दी है कि कोई बैरियर उनकी तरफ से आया ही नहीं। क्या बात है, मतलब मज़ा आ गया। मतलब एक चीज़ और आप ये देखिए कि वो जो कहते हैं ना कि ड्रीम्स अच्छे देखने चाहिए, है ना। हाँ, सपने तो अच्छे ही देखेंगे, सब अच्छे देखेंगे, अच्छे देखेंगे, पूरा कौन देखेगा। हाँ, है ना, अच्छे देखोगे तो सपनों को मैंने पूरा होते हुए भी देखा है। अरे वाह, और वो मैं किसी और की बात नहीं कर रही हूँ, ये मेरी खुद की बात कर रहे हैं, है ना। तो जैसे ये समझिए आप, बचपन में फाइनेंशियल लेवल हमारा ऐसा नहीं था कि हम कोई चीज़ कर सकें क्या, लेकिन हमेशा ऐसा लगता था कि आज हमारे पास पैसा होता तो मैं ये करती, घर में ऐसे इंटीरियर करती, ये चीज़ करती, है ना, यहाँ किचन होता, यहाँ ड्राइंग रूम होता, ये होता, मेरे हिसाब से होता सब। हाँ। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि जो ख्वाब मैंने कभी बचपन में देखे थे वो मेरी शादी के बाद पूरे हुए हैं। और मैंने 7 और 8 इतने हाउसेस का इंटीरियर किया है। मतलब मेरे को इंटीरियर में भी हॉबी है कि कैसे क्या चीज़ का प्लेसमेंट क्या होना चाहिए। और वो कब कर पाई, जब इन्होंने मुझे कोऑपरेट किया, है ना। उसके अंदर कभी भी मेरे को उसमें बंदिश नहीं दी कि ये चीज़ क्यों करी तुमने। ऐसा तो मैंने आज तक कभी सर की हस्बैंड के मुँह से सुना ही नहीं, नहीं सुना। तो मैं जो आज की वर्किंग वुमेन है उनको सबको एक ही चीज़ बताना चाहूँगी कि पहले डू समथिंग फ्रॉम योर साइड, यू विल गेट रिजल्ट। तो रथ के पहिए तो दोनों बराबर ही होंगे ना। जब आप एक दूसरे के पूरक कहते हैं, एक दूसरे को पूरक मानते हैं, तो एक दूसरे की भावना का भी आदर करना पड़ेगा, एक दूसरे की बात को भी समझनी पड़ेगी,
लाइफ तो हैप्पी हैप्पी है। तो अब मैं जानना चाहूँगा कि थोड़ा सा आपके लिए ट्रिगरिंग क्वेश्चन हो सकता है, आपको हिट भी कर सकता है ये। आपका जो पूरा करियर है उसमें अभी तक की आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक या कोई रिग्रेट, उसके बारे में बताइए कुछ। देखिए, मिस्टेक तो नहीं कहूँगी, लेकिन रिग्रेट वर्ड ज़रूर यहाँ यूज़ कर सकती हूँ मैं। लेकिन सबसे पहले क्लेरिफाई ये करना चाहूँगी कि मुझे आज कोई रिग्रेट नहीं है। एक टाइम था जब मुझे ये रिग्रेट था कि ग्रेजुएशन होते ही मेरी शादी हो गई। मेरी इच्छा थी कि एटलीस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन हो और फिर मैं कुछ बीएड वगैरह कर लूँ, ताकि कुछ मैं भी कर सकूँ, टीचिंग लाइन में जा सकूँ या ऐसा कुछ। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसी थी जिसकी वजह से वो मैं कर नहीं पाई। तो ठीक है, लेकिन उस समय भी मैंने यही सोचा फिर कि पढ़ाई तो सब कुछ नहीं होती है ना। देयर आर सो मेनी वेज जिसके अंदर आप आगे बढ़ सकते हो, है ना। तो क्या चीज़ आपकी है, हॉबी है, क्या है, क्या आप बेटर कर सकते हो। तो थोड़ा सा मैंने उस पर फोकस किया कि जैसे मेरा थोड़ा बिजनेस बैकग्राउंड था, है ना। हाँ। तो मैंने अपना रुझान उसी तरफ किया, जैसा कि शेयर्स वगैरह का हो गया, ऑफिस का अकाउंट्स का हो गया। तो उस डायरेक्शन के अंदर मैंने अपने आप को आगे बढ़ाया और आज मैं एज ए होम मेकर होते हुए मुझे बिल्कुल भी टाइम ऐसे नहीं मिलता है। मतलब टाइम चाहूँगी मैं खूब निकाल सकती हूँ, इसमें भी आपकी मैनेजमेंट स्किल होती है ना। जैसे आज की बात करें अपन, तो अभी मैं प्रॉपरली घर देख रही हूँ, ऑफिस देख रही हूँ, और ऑफिस के अंदर भी ये समझिए आप, पहले तो मैं ऑफिस जाती थी, लेकिन कोविड के बाद ऑफिस जाना बंद हो गया, है ना। तो वर्क फ्रॉम होम चालू हुआ। लेकिन ये वर्क फ्रॉम होम वाला कंसेप्ट मैं 2011-12 में ले आई थी। अच्छा, है ना। वर्क फ्रॉम होम तो कोविड के बाद शुरू हुआ। सही बात है। मेरी डॉटर की आर्टिकलशिप चल रही थी, बड़ी वाली डॉटर की, जयपुर में। तो वहाँ से मैं ऑफिस को भी मैनेज करती थी और घर को भी मैनेज करती थी। सर्वेंट्स को इंस्ट्रक्शन देके कि आज हस्बैंड के लिए, और जीजाजी रहते थे, उनके लिए खाना क्या बनेगा, कितने बजे उनका टिफ़िन जाएगा, क्या सब्जी बनेगी, एवरीथिंग वहाँ से। ऐसे ही ऑफिस में अकाउंट्स में अपने एक और बंदा रखा हुआ है ही है, तो उनको सारा मैंने जैसे हैंड ओवर कर दिया कि डे टू डे के ऑफिस के। तो वो मेरे को इवनिंग में सारी रिपोर्ट वहाँ देते थे और उसके बाद में उनको कैसे प्लानिंग देनी होती थी वो सारा मैं वहाँ से मैनेज करता हूँ। वाह। तो इसलिए जो रिग्रेट है वो वर्ड मैं अब भूल चुकी हूँ, क्योंकि आज की डेट में मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मतलब और अच्छा ही हुआ है। अच्छा हुआ, बिल्कुल अच्छा हुआ है। तो मैं अब जानना चाहूँगा आपसे कि आपने इतना सब कुछ अचीव किया, मतलब आप अब 54 ईयर्स तक आ गए हो, आपको इतने साल मतलब हो गए हैं, तो आप एक वो क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं आज इस वुमेन्स डे पर। देखिए, मैं अपने अनुभव से और इस चीज़ से एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी कि क्या है कि हर एक के अंदर एक कैपेसिटी तो होनी चाहिए, है ना। टॉलरेंस होनी चाहिए, सहन शक्ति, जिसकी कि आज के टाइम में बहुत कमी है ना। और लैक ऑफ इम्पेशेंस, और इस वजह से बहुत सारे परिवारों को हमने बिखरते हुए भी देखा है। तो क्या है कि अल्टीमेटली नुकसान परिवार का ही है ना। तो इसके अंदर ये कर सकते हैं कि एक तो सोच अच्छी रखें, थिंक स्ट्रेट, है ना। अपन क्यों गलत सोचें, स्ट्रेट। और उलझा हुआ माइंड बहुत बार होता है ना, अपन कई बार होता है कि ये करूं, उसने ऐसा किया तो मैं ये क्यों करूं। उन चीज़ों की बजाय आप अगर अपनी सोच स्ट्रेट रखेंगे तो कुछ सही डिसीजन, सही निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। और पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो चीज़ों को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाओगे, है ना। और स्वस्थ सोच रखो। अगर सोच ही आपकी बीमार है तो क्या सोच पाएंगे। अगर आपका मस्तिष्क जो है, आपका ब्रेन है, स्वस्थ सोच वाला है, तो इससे क्या होगा, आप कुछ क्रिएटिव चीज़ कर पाओगे। क्रिएटिव चीज़ अगर करी, वो आपको एक अलग खुशी देगी, है ना। ये क्या है, एक विशियस सर्कल है। आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो उससे आपको एनर्जी मिल रही है ना। सेम अगर आपने कुछ खराब किया है
तो उसका भी नेगेटिव आप ही को वो होगा। अब वो कहाँ से खराब की शुरुआत हुई आपको नहीं पता है, आप उसी सर्कल के अंदर फंसते जाओगे। तो मैं ये चाहूँगी कि कुछ अच्छा करें, पॉजिटिव करें, सही सोच रखें, सही डायरेक्शन में काम करें, और सहन शक्ति उतनी तो होनी ही चाहिए कि जैसे कि आज हमारी जनरेशन की बात करें तो हम लोग तो परिवार में 2 पीढ़ी हमारे से आगे होती थी, कभी किसी ने कुछ कहा, कभी किसी ने कुछ कहा, तो हम लोगों को आज भी याद नहीं है कि हमने कभी पलट के जवाब दिया हो, नेवर। लेकिन उसका एडवांटेज आज मिला है हमको, है ना, उसका एडवांटेज मिला है। सबके साथ एक सामंजस्य करके चले, तालमेल बना के चले हैं, तो वो चीज़ वापस आपके बच्चों को जो वो किया हमने, उनका ग्रूमिंग जो हुई है उसके अंदर हमको दिखती है कि आज बच्चे भी हमारे वेल मैनर्ड, वेल कल्चर्ड, सभी तरफ से बहुत पोलाइट, बड़ों से कैसे अदब से बात करनी है, तो एक तरह से वो ट्रांसमिट हुई है चीज़। तो अगर आप अच्छे संस्कार बड़ों से सीख रहे हो तो सेम पास ऑन भी कर रहे हो। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हर एक के अंदर थोड़ी सहन शक्ति होनी चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, ईगो नहीं होनी चाहिए। ईगो भी एक बहुत बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन है जिसको कि हमें हटाना चाहिए। इससे क्या है, इन सारी चीज़ों से खुशी आप ही को मिलने वाली है। अल्टीमेटली खुशी आपको मिलेगी, न कि सामने वाले को। दूसरी चीज़ ये है कि हम जनरली क्या चाहते हैं कि सामने वाला आदमी बदल जाए, कि वो मेरे अकॉर्डिंग हो जाए, जबकि आप इसको जस्ट रिवर्स कर दीजिए कि जो चेंज मैं सामने वाले में देखना चाह रही हूँ, अगर वो चेंज मैं अपने अंदर कर लूँ तो फिर तो क्या है, पूरी दुनिया आपको बहुत अच्छी दिखेगी, है कि नहीं। लेकिन ये चीज़ करने का टाइम है, हर एक को करना ही चाहिए, और उसी के ऊपर आपकी खुशी डिपेंड करेगी। तो सारा कुछ अपने खुद के हाथ में होता है ये करना। भाई क्या होता है कि आज ये चीज़ करनी है तो मैं आपके अंदर चेंज ला पाऊँ या नहीं ला पाऊँ, लेकिन मेरे लिए तो पॉसिबल है ना कि ये चेंज मैं अपने आप अंदर ला सकते हूँ। तो अगर खुद के अंदर चेंज लाए तो भी आप बहुत कुछ कर लिया आपने। और फिर देखिए आप चमत्कार, लोग सब आपको अच्छे लगने लगेंगे। कई बार होता है ना, अपन बोलते हैं कि आज वो अच्छे मिले। हाँ भाई अच्छाई और बुराई आपके खुद के अंदर ही है कि आप किस नजरिए से क्या किसको देख हो। रहे सही हो। बात है, बिल्कुल। बेसिकली बात ये है। तो अपन कहते हैं ना कि आप अच्छे हो तो सब अच्छे हैं, तो वो चीज़ चेंज आप अपने अंदर लाके देखिए, बाकी तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। दूसरी चीज़ एक ये है कि ये जो ह्यूमन लाइफ अपने को मिली है ना, कितने उसके बाद जो कहते हैं कि आपने कुछ अच्छा किया होगा, तब आपको मनुष्य जीवन मिला है, तो एटलीस्ट इसको तो वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो अपने दिल का भी करो, जो आपकी हॉबी है वो भी पूरी करो, कुछ अच्छा भी करो, लेकिन हर पल को कैसे आनंद के साथ आप जी सकते हो, कैसे खुशियाँ आप लुटा सकते हो, वो सब करना चाहिए। और अगर आप खुशियाँ दोगे तो बदले में खुशी तो आपको मिलने वाली है ही है। सो थैंक यू ललिता मैम हमारे इस पॉडकास्ट पर आने के लिए, और आपने जो इतनी सारी चीज़ें बताई है इस वुमेंस डे के अवसर पर, मैं आशा करता हूँ कि जो भी लोग देख रहे हैं उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू एड इससे ज़रूर हुई होगी। सो मैम इस वुमेंस डे के अवसर पर हम आपको एक अवार्ड देकर सम्मानित करना चाहेंगे, क्योंकि आज आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और आप हमारे शो पर आए। थैंक यू सो मच आनंद जी, आपने हमको ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम आपने ये आप आए हमारे, तो बहुत अच्छा लगा आपके। और साथ ही मैं जानना चाहूँगा कि आपका कुछ आगे का फ्यूचर का जो एक्सपीरियंस आपने इतना इकट्ठा कर लिया है, तो आप इसको आगे लोगों को बांटना चाहेंगे, और थोड़ा सा आप अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताइए। डेफिनेटली क्या है कि कोई चीज़ आपने अचीव करी है, सीखा है, तो अगर ये चीज़ मैं किसी के साथ शेयर करूं तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। तो इसमें मैं एक जनरल जो बात करना चाहूँगी कि ख़ास करके हाउसवाइफ्स, भाई जो वर्किंग वुमेन है वो तो ठीक है, बाहर जाती है, उनकी लर्निंग तो होती है, सब कुछ है, उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता है, लेकिन हाउसवाइफ होते हुए आप क्या अच्छा कर सकती है, क्या क्रिएटिव कर सकती है घर में रह के। कुछ पल जो आप
अपने खुद के लिए निकाल सकती है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे आप अच्छा न्यूज़पेपर पढ़िए, अच्छी मैगजीन्स पढ़िए, कोई अच्छा लिटरेचर हो, चाहे वो गांधी से रिलेटेड हो या कुछ भी हो, तो वो ये सारी चीज़ें आपके मेंटल लेवल के लिए या उसको एनहांस करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। कि जिस तरह की आप रीडिंग करेंगे तो नेचुरली आपका दिमाग उस तरह से परिपक्व तो होता ही है, तो अच्छी रीडिंग करें। इसके अलावा एक ये हो सकता है कि जैसे आज मुझे किसी को गाइड करना है, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है शेयर मार्केट से रिलेटेड, तो उसके अंदर में किसी को अगर आवश्यकता पड़े, कोई पूछे, तो मैं ये करना चाहूँगी कि मैं अपनी कुछ ओपिनियन शेयर करें। एकेडमी खोलना चाहते हो शेयर मार्केट जिसमें आप सिखाओ। राइट, जिसके अंदर मैं उनको कुछ अच्छा अनुभव शेयर कर सकूं। और उसके अंदर अनुभव यही कि पहले कभी मैं भी ट्रेडर रही हुई हूँ, लेकिन वो मैं एडवाइस नहीं करूँगी, क्योंकि उसके अंदर टाइम बहुत किल होता है और अल्टीमेटली आप उसके अंदर कुछ अर्न नहीं कर पाते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो होता है वो भी चला जाता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनिए, और अगर आपके पास कैपिटल है तो लंबे टाइम के लिए कुछ अच्छे ब्लू चिप कंपनी के शेयर्स वगैरह खरीद के रखिए, IPO में एप्लीकेशन लगाइए।